नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 200 साल पहले दलितों और महिलाओं को सड़क पर भी चलने का अधिकार नहीं था। यदि वो सड़क पर चलना भी चाहें तो उनको कमर में झाड़ू बांधनी होती थी ताकि उनके पैरों के निशान मिट जाएं, क्योंकि उनके पैरों के निशान मात्र से अपर कास्ट हिंदू स्वयं को अपवित्र मान लिया करते थे। 19वीं शताब्दी में सामाजिक कुरीतियां कुछ इस कदर फैली हुई थी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसी समय महाराष्ट्र की धरती पर इन सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म होता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ज्योतिबा फुले को अपना गुरु भी मानते थे और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा था कि यदि गांधी ज्योतिबा फुले की तरह कार्य करें तो इस देश से जातिवाद और अनटचेबल जैसी समस्याओं को हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि ज्योतिबा फुले वेदों को गलत कैसे साबित करते हैं और ब्राह्मणों व हिंदू ग्रंथों को लेकर उनकी क्या आइडियोलॉजी रही है। ज्योतिबा फुले का जन्म महाराष्ट्र के पूना में एक माली परिवार में हुआ था जो पेशवा के यहाँ फूल माली का काम किया करते थे, जिस वजह से इनको फूले बोला जाता था। शुरुआत में इनका नाम ज्योतिबा गोरे था, लेकिन फूल माली का काम करने के कारण इनका नाम भी ज्योतिबा फुले पड़ गया। शुरुआत में ज्योतिबा फुले को भी सावित्रीबाई की तरह पढ़ने के लिए मना किया गया, लेकिन एक क्रिश्चियन ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और पिता गोविंद राव को आगे पढ़ाने के लिए सजेस्ट किया, जिसके बाद ज्योतिबा फुले ने स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई करी। आगे जाकर ज्योतिबा फुले जब 13 वर्ष के थे तो 9 वर्ष की लड़की सावित्रीबाई फुले से इनकी शादी करा दी जाती है। सावित्रीबाई फुले शादी के समय पूरी तरीके से अनपढ़ थीं। इनको इनके पति ज्योतिबा फुले ने ही पढ़ाया था। जब ये 1847 में इंग्लिश एजुकेशन को पूरा करते हैं तो उस वक्त इनके काफी मित्र भी बन जाते हैं जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और अन्य वर्ग से थे। दोस्तों, आगे जाकर एक इंसिडेंट होता है जो ज्योतिबा फुले को काफी प्रभावित कर देता है। एक बार क्या होता है, जब ये अपने किसी ब्राह्मण मित्र के यहाँ शादी अटेंड करने जाते हैं तो ब्राह्मण मित्र के माता पिता इनको काफी अपमानित करते हैं और शूद्र कह के बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं कि तुम्हें तो छूने तक का अधिकार नहीं है और अंदर कैसे आए। इस घटना के बाद 1848 में ज्योतिबा फुले सबसे पहले अपनी पत्नी को एजुकेट करते हैं और एक तरह से सोशल एक्टिविस्ट बन जाते हैं। यदि आप उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहां से जाकर आप उनका वीडियो भी देख सकते हैं। ज्योतिबा फुले अपनी फेमस किताब गुलामगिरी में लिखते हैं कि सैकड़ों साल से आज तक शूद्र, अतिशूद्र, पिछड़े और अछूत समाज जब से इस देश में ब्राह्मणों की सत्ता कायम हुई है तब से जुल्म और शोषण के शिकार हैं। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी की शुरुआत करते हुए लिखते हैं कि कैसे अपर कास्ट हिंदुओं ने लोअर कास्ट हिंदुओं को जमीन जायदाद, शिक्षा, संपत्ति से वंचित रखा। ब्राह्मणों व अपर कास्ट हिंदुओं के द्वारा जो दलितों और महिलाओं का शोषण होता था उसे इन्होंने कई तरह से एक्सपोज किया, जिसके बाद किसी ने इनको जान से मारने तक की धमकी दे डाली। इनके पिताजी के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर था कि इन्होंने इनको घर से ही बाहर निकाल दिया। दोस्तों, ज्योतिबा फुले थॉमस पेन की फेमस किताब राइट्स ऑफ मैन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि निचली जातियों और महिलाओं को कितना ज्यादा शोषित किया जाता है और वो विचार करते हैं कि शोषित वर्गों की मुक्ति के लिए शिक्षा ही एकमात्र रामबाण इलाज साबित होगा। दोस्तों, जब ज्योतिबा फुले का उनकी समाज उनका बहिष्कार कर देती है तो ये अपने मित्र उस्मान शेख और फातिमा के यहाँ रुक जाते हैं। ज्योतिबा फुले का बहिष्कार इसीलिए किया गया था क्योंकि इन्होंने अपनी पत्नी को ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था जब महिलाओं को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। दोस्तों, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने फातिमा शेख की मदद से 1848 में पूना के भीलेवाड़े में देश का पहला विद्यालय खोला जो केवल लड़कियों के लिए था। आगे जाकर इन्होंने 3 स्कूल और खोले जिसमें 273 लड़कियां पढ़ने लगीं, लेकिन 1857 की क्रांति के समय इन स्कूलों को बंद करना पड़ा। आगे जाकर इन्होंने 18 से 20 स्कूलों को खोला। दोस्तों, इसके बाद 1863 में दिल को दहला देने वाली एक घटना घटती है जिसमें काशीबाई नाम की एक ब्राह्मण विधवा प्रेग्नेंट हो जाती है और काफी कोशिश करती है अबॉर्शन करवाने की, लेकिन अबॉर्शन कैंसिल हो जाता है। ये महिला बच्चे को जन्म तो देती है लेकिन बच्चे को कुएं में फेंककर तुरंत मार देती है और जैसे ही समाज को पता चलता है इसके कारनामे के बारे में तो इस महिला को जेल हो जाती है। दोस्तों, जैसे ही इस घटना के बारे में ज्योतिबा फुले को पता चलता है तो उनको काफी दुख होता है, जिसके बाद वे अपने जिगरी दोस्त सदाशिव बल्लाल और पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ शिशु हत्या रोकथाम केंद्र की स्थापना करते हैं ताकि यहाँ पर विधवाएं आएं और अपने बच्चे को सुरक्षित रूप से जन्म दे सकें। अब जन्म देने के बाद अपने बच्चे को साथ ले जा भी सकती हैं और यहीं पर छोड़ भी सकती हैं, जिसके बाद अनाथालय उनकी सेवा करेगा। दोस्तों, अगर ज्योतिबा फुले के समय सामाजिक कुरीतियों की बात करी जाए तो अनटचेबल की परछाई मात्र से भी अपर कास्ट हिंदुओं को प्रॉब्लम थी। यदि अनटचेबल को रास्ते पर जाना होता था तो उनको अपनी पीठ पर, कमर पर झाड़ू बांधकर निकालना होता था ताकि उनके पांव से बने निशान मिटते जाएं। दोस्तों, आगे जाकर 1882 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन कमीशन बुलाई जाती है जिसमें ज्योतिबा फुले ने गांव में प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी करने के लिए कहा जो कि लोअर क्लास फैमिली को नहीं मिलता था। दोस्तों, इसके बाद 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा दलितों के अधिकारों को ध्यान में रखकर सत्यशोधक समाज की स्थापना करी जाती है। सत्यशोधक समाज के द्वारा मूर्ति पूजा का काफी विरोध किया जाता है और जाति व्यवस्था की घोर निंदा करी जाती है। सत्यशोधक समाज के द्वारा दबे कुचले लोगों को अवेयर करने के लिए पोस्ट
पोस्टर्स के माध्यम से जागरूक किया जाता था, जिसका अपर कास्ट हिंदुओं ने काफी विरोध किया और पोस्टर्स भी फाड़कर फेंक दिए। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि आप समाज के लिए जो काम करते हैं उसकी आलोचना निश्चित है, लेकिन आप समाज में जो विचार देते हैं वो आपके जाने के बाद भी हमेशा जिंदा रहते हैं। दोस्तों, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने एक विधवा के बेटे को गोद लिया और उसका नाम यशवंत रखा, जो आगे जाकर एक डॉक्टर बने, जिन्होंने महामारी के टाइम पर लोगों की काफी हेल्प करी थी जान बचाने में। दोस्तों, ज्योतिबा फुले वेदों की आलोचना करते हुए कहते हैं कि ये पूरी तरीके से लोअर कास्ट को दबाने के लिए किया गया है, जो ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया है। उनका मानना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति ब्राह्मणों की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त कर पाएगा। दोस्तों, ज्योतिबा फुले का मानना है कि लोअर कास्ट में से कुछ वर्ग को दलित बोला गया है, जिसका अर्थ होता है दबा हुआ, कुचला हुआ, जो कि ब्राह्मणों के द्वारा बोला गया है। यहाँ तक तो ठीक है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी दलितों को हरिजन नाम से संबोधित किया करते थे, जो आगे जाकर पूना पैक्ट के बाद SC ST में बदल गया। दोस्तों, सबसे पहले 1877 में एक महामारी आती है, जिसके लिए सत्यशोधक समाज के द्वारा काफी हॉस्पिटल बनाए जाते हैं। इसके बाद 1897 में एक प्लेग महामारी आती है, जिसके चलते सावित्रीबाई फुले ने और उनके बेटे ने लोगों की जान बचाने के लिए काफी प्रयास किया। इसी समय सावित्रीबाई फुले प्लेग महामारी के संपर्क में आ जाती हैं, जिस वजह से उनका देहांत हो जाता है। दोस्तों, जब ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा एजुकेशन लॉ लाने की बात करी गई तो ज्योतिबा फुले को यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका मिला, तो उन्होंने गाँव के लोगों को एजुकेशन कंपलसरी करवाई ताकि वो स्कूल कॉलेज में भी पढ़ सकें। दोस्तों, ज्योतिबा फुले को 11 मई 1888 को मुंबई कॉन्फ्रेंस में विट्ठल राव कृष्ण जी के द्वारा महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया जाता है, जो कि एक अन्य समाज सुधारक थे। इसके बाद इनकी तबीयत धीरे धीरे खराब हो चली थी और फाइनली 28 नवंबर 1890 को इनका देहांत हो जाता है। दोस्तों, इतिहास को बदला तो नहीं जा सकता, परंतु इससे कुछ सीखा जरूर जा सकता है। आशा करता हूं वीडियो की जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।